अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं एंड ऑफ कोर्स अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आप किसी छोटी सी बात से, किसी छोटे से एक्शन से किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा वो आसान हो जाए। तो इसलिए हमेशा 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 काइंडनेस से पेश आने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 20 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 4 डिग्रीज। बारिश के इम्कान अगले 10 दिन में बिल्कुल नहीं है और आपको पता है ये काफ़ी परेशानी का बायस बन चुका है। स्मोक और फॉग की वजह से रिस्ट्रिक्टेड जो है विजिबिलिटी होती है ऑलमोस्ट हर दिन ही, लेकिन फैसलाबाद शहर में कुछ पिछले दिनों से मौसम साफ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूवी इंडेक्स 0 है, बिकॉज धूप जो है वो इवन तो बाहर धूप निकली हुई है, एक्चुअली मैं रास्ते में आते हुए देख रही थी काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है जितनी कि आम दिनों में देखने को मिलती थी। हवा 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, जिसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं चल रही है इस वक्त, और साथ ही साथ 805 मीटर्स जो है विजिबिलिटी है इस वक्त कंपैरेटिवली पिछले वीक से बेहतर है, जिसका मतलब है इतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप मोटरवे के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे पहले से एक्स्ट्रा टाइम अपने पास रखें या फिर आगे इन्फॉर्म कर दें कि आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन जल्दी मत करें। अपनी जान और दूसरों की जान को बिल्कुल भी रिस्क नहीं करें। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है हमारी टीम की कि हर दिन का आगाज जो है एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करें। आज भी कुछ ऐसा ही होगा। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, आमाल में दाईं तरफ से अमल का शुरू करना। इसमें एक बुनियादी उसूल अपने जहन में रख लीजिए। ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक तकरीम के साथ है, उसमें उसूल ये करार पाया कि वो दाईं तरफ से या दाएं सीमा से शुरू किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक इसी हवाले से मरवी हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तकरीम के मामलात को और शरफ के मामलात को दाईं तरफ से, दाईं सीमा से शुरू किया। जैसे खाना खाना दाएं हाथ से, लिबास पहनना दाईं तरफ से, जूते का पहनना दाईं तरफ से, कोई चीज़ तकसीम करना दाईं तरफ से। इबादात में वज़ू शुरू करना है तो पहले दाईं सिमत के आज़ा या दाईं तरफ, जैसे पहले हम दाईं तरफ के बाजू को धोते हैं, फिर बाईं तरफ के बाजू को धोते हैं, पहले दाईं तरफ के पाँव को धोते हैं, फिर बाईं तरफ के पाँव को धोते हैं। इसी ही तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के मामले में भी दाईं तरफ इख्तियार फरमाया करते थे। और वो मामलात जिनमें तकरीम और शरफ ऐसा नहीं है, जैसे मस्जिद से बाहर निकलना, तो उसके लिए बायां कदम पहले इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां कदम पहले होगा और मस्जिद से निकलते वक्त बायां कदम पहले होगा। इसी तरीके से हमने जब बैतुल खला में जाना है तो उसमें भी हम दायां कदम पहले रखेंगे। इसी तरीके से दीगर मामलात में भी आप देख लीजिए। अलबत्ता घड़ी और अंगूठी पहनने का मामला है तो उसमें जो फुकाहा की तसरीहात हैं उसमें हमें यह बात मिलती है कि हम घड़ी या अंगूठी पहने तो वह हम अपने बाएं हाथ में पहने, और अगर हमने इसी तरीके से किसी शय को पकड़ के लेके चलना है जो पहले मुरव्वज नहीं है तो उसे भी हमने बाएं हाथ से ही पकड़ना है। तो जी आज का ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और हमेशा कोशिश रहती है कि अपने आप को पॉजिटिव करते रहे, ग्रो करते रहे एज पीपल, पर्सनली भी, और जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसमें भी ग्रो करते रहें। और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि जो कल थे उससे बेहतर अगले दिन होने की कोशिश करें। और ज़रूरी नहीं है कि हर दिन कामयाब हों, लेकिन कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि फैसलाबाद शहर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में बात करें, उनके हवाले से बात करें। कई दफ़ा जिन इशूज़ को हम कवर करते हैं वो स्पेसिफिकली फैसलाबाद से सिर्फ रिलेटेड नहीं होते, बल्कि उनका इम्पैक्ट या तो प्रोविंशियल होता है या तो पूरे कंट्री के ऊपर होता है, कई दफ़ा तो ग्लोबल भी होता है या इंटरनेशनल भी होता है। लेकिन फिर भी हमारा फोकस हमेशा फैसलाबाद शहर के ऊपर रहता है, बिकॉज सिटी 41 और फैसलाबाद शहर का
बहुत ही गहरा रिश्ता है और हमारी हमेशा कोशिश रहती है फैसलाबाद के लोगों के लिए, शहरियों के लिए बेहतरी की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो चीज़ें उनकी बात करें। आज भी कुछ ऐसे होगा, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कन्वर्सेशन को आवाम से ज़्यादा रिलेटेड रखें और बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसी के हवाले से बात ना करते रहे। तो जी बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ जल्दी से। सबसे पहले जी अब्दुल रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे शो के लिए। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड अब्दुल रहमान राना साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि साबिक MPA हैं, साबिक तहसील नाजिम जड़ामाला, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। आपको भी वेलकम करते हैं सर शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और आजकल तो स्पेशली बड़ी बिजी रूटीन चल रही होती है सबकी और सर्दियों में वैसे ही कम दिल कर रहा होता है कुछ करने का, तो इसलिए हम और भी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकाला है। पॉलिटिक्स के हवाले से अब्दुल रहमान अगर बात करें, मैं चाहूँगी कि क्या नई डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा उस पर हमें ब्रीफ कर दें ताकि हम बाकी सवालात जो हैं उनकी तरफ चल सकें। आत्मा देखिए, ये जो नया लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसके मुताबिक 31 दिसंबर तक जो मौजूदा बलदियाती इदारे हैं वो गैर फाल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और जो नया सिस्टम है वो आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। और ये जो पुराने नुमाइंदगान है ये भी ये अदालत में जा चुके हैं कि यहाँ पर उनका ज़ाया होने वाला वक्त दिया जाए और जब तक नए नुमाइंदे नहीं आ जाते उनके पास इख्तियारात रहने दिया जाए, तो इन्हें अदालत की रेट भी चाह रही है। तो इसमें अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें, ये दो इसमें लोकल गवर्नमेंट इस तरह से बनाई गई है कि जो देही इलाके हैं वहाँ पर विलेज काउंसिल्स बनाई गई हैं जिनमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि उस हाउस को चलाएगा भी, वो स्पीकर होगा और उसके अलावा 5 जनरल काउंसलर्स होंगे, फिर लेडी काउंसलर्स, फिर किसान काउंसलर्स, मिनॉरिटी काउंसलर्स, फिर यूथ काउंसलर। अगर कहीं पर कोई मिनॉरिटी नहीं होती तो उसमें जो देही इलाकों में वहाँ पर वो जो किसान काउंसलर है उसका इजाफा कर दिया जाएगा। शहरों में जो यहाँ पर नेबरहुड काउंसिल्स बनाई जा रही है वहाँ पर भी इसी तरह से चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या काउंसलर्स हैं और अगर कोई मिनॉरिटी का मेंबर नहीं होगा तो वहाँ पर भी जो लेबर का काउंसलर है उसको बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से 12 का हाउस मुकम्मल किया जाएगा। अगर यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की या बात करें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तो इनको भी बड़ा पावरफुल कर दिया गया। ये वाज़ेह है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है उसमें तमाम तहसीलें शामिल की गई हैं। ये जो 2000 यहाँ पर 19 का एक्ट बनाया गया तो उसके मुताबिक 18 मुकामी हुकूमतें बनाई गई थी, वो तमाम ख़त्म करके उनको 2 में मर्ज किया गया। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इलाका है वो तो वहाँ पर रहेगा, लॉर्ड मेयर बनाया जाएगा, उनके साथ 2 डिप्टी मेयर्स होंगे, फिर तमाम जो जनरल काउंसलर्स बनाए जाएंगे। तकरीबन 56 का जो हाउस है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसमें ट्रेडर्स को भी नुमाइंदगी दी गई है कि 3 के करीब ट्रेडर्स काउंसलर्स उसमें शामिल किए गए हैं, वो शामिल होंगे। मजदूर अफराद को बड़ी नुमाइंदगी दी गई है कि वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे और इस तरह से अगर उनके कोई इश्यूज़ है तो वो हाईलाइट किए जाएंगे। ख़वातीन तो पहले से मौजूद थी, यूथ भी जो मौजूद थे पुराने सिस्टम में भी। और इसी तरह से ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सौंपे गए हैं, जहाँ पर एजुकेशन अथॉरिटीज़ है, हेल्थ अथॉरिटीज़ है, इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं या जितनी भी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं उन तमाम में जो मेयर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, वहाँ पर चेयर कर सकेंगे मीटिंग्स। जो पॉलिसी है वो बनाएंगे। डे टू डे मैटर्स जो है वो चीफ ऑफिसर्स ही देखेंगे, लेकिन वो तमाम जितना भी सिस्टम है उनकी निगरानी कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा, जो जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेयर कहा जाएगा, वो बहुत पावरफुल सिस्टम उसमें बनाया गया है कि वहाँ पर भी तमाम जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो उनके अंडर एक तरह से काम करेंगे कि उनके वो चेयरमैन भी होंगे, फिर इसी तरह से वो डायरेक्ट वोट लेकर आएंगे। ये इसमें सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा वो भी डायरेक्ट वोट लेगा और जो सिटी मेयर कहलाएगा वो भी डायरेक्ट वोट लेगा और उनके साथ जितनी भी रिजर्व सीट्स मौजूद हैं वो तमाम की तमाम उनको वोट जाएगा तो वो इकट्ठे जीतेंगे या हारेंगे। और उसके अलावा जो काउंसलर्स होंगे वो उनकी तनासब के हिसाब से होगा कि उनको कितने वोट डलते हैं, उस तनासब से वो सीटें निकलेंगी। तो ये मजमूई तौर पर बहुत अच्छा सिस्टम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अगर खुदा करे इसके जो इलेक्शंस है वो पहले मतलब अब्दुल रहमान किसी चीज़ से मुतमईन है इस करंट गवर्नमेंट के, तो ये बड़ी बात है और बड़ी अच्छी तरह से आपने बयान किया कि किस तरह से ये जो ऑर्डिनेंस है 2021 ये चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा, ये क्या चीज़ें जो है वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं कि आप भी थोड़ा सा अगर इस पर कमेंट करें कि ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 है ये आपके हिसाब से किस तरह का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। स्पेशली जो आज का सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अनकरीब लागू होने जा रहा है। प्रैक्टिकली
और इसके लिए आवाम की आगाही बहुत ज़रूरी है। जैसा आपका सवाल है कि ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो कैसा है, इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल करीब है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आइन की सेक्शन नंबर 140A कहती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पॉलिटिकल, सियासी, इंतज़ामी और माली मामलात की आज़ादी होगी, और इसके अंदर इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखा गया है। जैसे पहले कहा गया है कि इसके अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बहुत ही वो पावरफुल होंगे। इसके अंदर तकरीबन हर तबके को नुमाइंदगी दी गई है। जैसे पहले बताया गया है कि पहले ताजरों को, बिजनेसमैन और जो लोग कारोबार करते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता था, और वो महरूमी महसूस करते थे कि उनके जो मसाइल हैं वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हल होंगे। तो ये एक उनको मौका दिया गया कि उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके मसाइल हल हों। इसी तरह स्पेशल पर्सनस को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी है हमारे जो मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए और उनका स्पेशल ख्याल रखा जाए, तो उनको भी शमूलियत यहाँ पे दी गई है। इस तरह दो हिस्सों के अंदर ये सिस्टम तकसीम है, एक है हायर लेवल, एक है लोअर लेवल। निचली लेवल के ऊपर विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल है। शहरों में नेबरहुड काउंसिल होगी और गाँव के अंदर रूरल एरिया में विलेज काउंसिल होगी। इसकी हैयत दोनों की एक ही है, सिर्फ ये है कि वो शहरी इलाके में होंगे, वो देही इलाके में होंगे, और उनकी जो नफरी है यानी लिमिटेशन की जो उनकी आबादी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि रूरल के अंदर 15,000 की आबादी है और जो शहरी नेबरहुड काउंसिल्स है वहाँ पे 20,000 की आबादी है। इसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा दोनों में, और साथ 5 काउंसलर्स होंगे, और किसान मजदूर की एक स्पेशल सीट होगी, या किसान होगा या मजदूर होगा, एक अकलीती सीट होगी, और 2 खवातीन की सीट होंगी, और नौजवानों की 1 सीट होगी। इसके अंदर ये है कि ये जो स्पेशल सीटें हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि किसान, अकलीती, खवातीन और नौजवान, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ एक पैनल में होंगी, और ये पैनल इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगा 1 वोट के नीचे। और जो 5 काउंसलर्स हैं ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और जो ज़्यादा वोट लेगा पहले 5 उनमें से मुंतखब हो जाएंगे, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले ये जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं इनके लोकल गवर्नमेंट के, वो गैर पार्टी बुनियादों पे होते रहे हैं। ये पहली दफ़ा होगा कि एक दफ़ा पहले भी हुआ है ये पार्टी बुनियादों पे, लेकिन अब दूसरी दफ़ा ये ऑफिशियली जो है कि ये इसको पार्टी बुनियादों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, और ताकि तमाम पार्टियों को नुमाइंदगी हासिल हो सके। इसी तरह अब जो ताकत की बात है, जैसे पहले कहा गया कि ये बड़ा पावरफुल सिस्टम है, पहली दफ़ा है कि विलेज काउंसिलर को बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर किया गया है। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब ये है कि ये आज़ाद होंगे अपनी खरीद फरोख्त में, यानी कोई अगर चीज़ बेहतरी के लिए कोई ज़मीन ख़रीदना चाहती है विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल, या कोई और असासाजात ख़रीदना चाहती है इलाके की बेहतरी के लिए, तो इनको आज़ादी होगी जो पहले इस लेवल पे नहीं होती थी। 2 हिस्सों में इलेक्शन होगा। पहले हिस्से में विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल का इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या दूसरे इलेक्शन जो है वो आला सतह के वो होंगे। अब मैं आता हूँ नेबरहुड काउंसिल, ये मेट्रोपॉलिटन या ज़िला काउंसिल की तरफ। इसके अंदर जैसे बताया गया कि तकरीबन 35 जो है वो मेट्रोपॉलिटन के जो सीटें हैं 11 स्पेशल सीटें, वो भी पैनल बनाएंगी अपने मेयर या चेयरमैन के साथ, और वो पैनल को एक ही वोट मिलेगा। बाकी 22 सीटें जो है वो जनरल काउंसिलर्स की हैं, और इसके अंदर टोटल 56 की यह हाउस होगा जो ये काम को चलाएगा। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जहाँ पे है जो 9
डिवीजन हेडक्वार्टर हैं, साथ गुजरात और सियालकोट दो ज़िले ऐड किए गए हैं इसमें, आबादी और उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसके अंदर जो PHA है, हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, FDA है, वासा है, टीपा है और FWMC है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये सारी की सारी मेयर के नीचे काम करेंगी। अभी ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा कि इनका रिजल्ट इतना बेहतर नहीं है जो कारकर्दगी का है, लेकिन जब ये मेयर के नीचे आ जाएंगी और काउंसलर्स के नीचे और काउंसिल के नीचे आएंगी तो इनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी। इसलिए इसी तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो हमारे ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल और स्पोर्ट्स, ये इनके मतहत होंगी डायरेक्टली। ये 5 डिपार्टमेंट्स जो हैं और इनके 5 डिपार्टमेंट्स को बेसिकली ये 5 अथॉरिटीज़ बनेंगी जो इनको चलाएंगी, इनके ऑपरेशन की जिम्मेदार होंगी और ओवरऑल जो कंट्रोल होगा वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुंतखब नुमाइंदों का या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुंतखब नुमाइंदों का होगा। इसके साथ ही एक नई चीज़ जो इसके अंदर आई है सिस्टम के अंदर कि कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक काबीना होगी इस सिस्टम के अलावा, जो चेयरमैन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर की मदद करेगी इस चीज़ के अंदर के काम को किस तरह चलाना है। उसके अंदर 9 मेंबर होंगे उस काबीना के। उन 9 मेंबर्स में से 6 जो हैं वो जो काउंसलर होंगे जनरल, उनमें से चुने जाएंगे और 3 टेक्नोक्रेट होंगे और वो टेक्नोक्रेट स्पेशल फील्ड से होंगे, मसलन हेल्थ के एक्सपर्ट होंगे या एजुकेशन के एक्सपर्ट्स होंगे या सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल या स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे वो। और उनके लिए शिक रखी गई है कि हर कोई नहीं उसमें आ सकेगा कि किसी की पसंदीदा शख्सियत है तो उसको ले आए। उसके लिए शिक रखी गई है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाई हो और उसका कम से कम 5 साल का उस डिपार्टमेंट का तजर्बा हो जिस डिपार्टमेंट के लिए वो टेक्नोक्रेट आ रहा है। सो ये काफ़ी एक एक्सपर्ट जो है चीज़ें, मसलन अगर मेयर को नहीं भी पता तो वो एक्सपर्ट जो है वो उसकी मदद करेंगे और ये एक सिस्टम की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है कि सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। ये ओवरऑल तकरीबन मुख्तसरन सिस्टम है 2021 का जो है। बिल्कुल जी, और बड़ी अच्छी तरह से आपने बयान किया और बहुत बेहतर चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं और चीज़ें कुछ डिफरेंट भी नज़र आ रही हैं पिछले एक्ट से। अब्दुर्रहमान, क्या चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ हैं पिछले एक्ट से? फातिमा, देखिए ये पाकिस्तान में बदकिस्मती हमेशा से ये रही है कि जो भी सिविलियन हुकूमतें हैं वो बलदियाती इलेक्शन कराने से हमेशा गुरेज़ा रही हैं। जब भी बदकिस्मती से यहाँ पर मार्शल आया तो सबसे पहले उन्होंने ये किया है कि वो बलदियाती इलेक्शन करवाए और ग्रास रूट लेवल तक जो पावर्स है वो पहुँचाई और उसका नतीजा भी बड़ा मुस्बत निकला। अयूब खान के जो BD मेंबर्स कहलाते थे वो बड़े पावरफुल उन्होंने बनाए और उन्होंने डेवलपमेंट करवाई। फिर इसी तरह से होते होते ये मैं परवेज़ मुशर्रफ का जो स्पेशली बयान करूँगा कि उसमें बड़ी पावर्स दी गई थी, टाउन सिस्टम बनाया गया, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई गई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आई, तो ये इससे बहुत डेवलपमेंट हुई। देही लेवल पर पहली बार जो है वो नुमाइंदगान पहुँचे, डेवलपमेंट करवाई गई, मुख्तलिफ काम इनके ज़ुम्मा लगाए गए तो बड़े अच्छे अंदाज में हुए। लेकिन जो ही फिर सिविलियन गवर्नमेंट आई तो जो इलेक्शन है वो डिले का शिकार होते रहे और जाकर 2015 में इंतखाबात हुए। एक कमज़ोर एक्ट 2013 में बनाया गया जिसके तहत मेयर तो मौजूद था लेकिन उसके पास उस तरह से पावर्स नहीं थी। सिर्फ वो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन के पास फंड्स होते थे वो करवा सकता था, बाकी जो कंपनीज अथॉरिटीज़ थी वो उससे अलग रखी गई, उनका मेंबर नहीं बनाया गया। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने बयान किया और आई थिंक बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड था, इसलिए आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो बेहतर तरीके से समझ पाई होगी कि इस ऑर्डिनेंस में क्या बदलाव है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आवाम को इम्पैक्ट कर सकती हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह से मुख्तलिफ है, क्या चीज़ें बदल रही हैं और सबसे ज़्यादा आवाम पे क्या इम्पैक्ट होगा, आम
लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी पॉपुलेशन के लिए किस तरह से ये एक्ट जो है तब्दीली लेकर आएगा। और आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल रहमान, स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात करें तो आपको पता है कि कभी कभी साइड्स जो हैं बदलती रहती हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ और उनकी प्रेफरेंसेस स्पेशली गवर्नमेंट्स को लेकर तब्दील होती रहती हैं। तो इस दफ़ा कौन ज़्यादा मजबूत और कौन ज़्यादा मकबूल नज़र आ रहा है? फातिमा, देखिए ये अभी जो यहाँ पर गुज़िश्ता रात इलेक्शन हुए हैं केपीके में, उसमें एक मरहले में जो इलेक्शन हुए हैं तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर काफ़ी फ़ज़ा बदली हुई थी। जो कहा जाता था कि बलदियाती इलेक्शन हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जीतती रही हैं, लेकिन अभी जो मरकज़ में भी हुकूमत थी, केपीके में उनकी हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बड़ा टफ टाइम मिला JUI से, पीपल्स पार्टी से, थोड़ा सा नून लीग से और जो ANP है उनसे। तो ये हमें काफ़ी फ़ज़ा बदलती हुई महसूस होती है। फैसलाबाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं, MPMNAs उनके ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल महंगाई की वजह से बनी हुई है, ज़मीनी इंतखाबात के बाद बनी हुई है, और फिर हुकूमत का चौथा साल चल रहा है, अवाम को शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई या वादे उस तरह से पूरे नहीं हुए, तो अभी जो मुस्लिम लीग नून दोबारा से बड़ी मजबूत हो रही है। 2013 में उन्होंने अपना मेयर बनाया था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बना लिया था और तकरीबन 70-75% तक सीट्स हासिल की थी। PTI की ज़िला काउंसिल में और कॉरपोरेशन में सिर्फ 18-18, 20-20 के करीब UC चेयरमैन मुंतखब हुए थे। तो यहाँ पर अभी वो सूरत हाल तो नहीं बन रही, लेकिन फिर भी नून लीग उनको काफ़ी टफ टाइम देने के करीब है। और अगर हम यहाँ पर पंजाब भर की बात करें, जिस तरह से 46 के करीब मुकामी हुकूमतें बनाई गई हैं, जिसमें कुछ 35 के करीब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, एक जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर होगी जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं होगी, बाकी जितनी 10 के करीब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होंगी। ये 46 गवर्नमेंट टोटल मुकामी हुकूमतें बनेंगी, तो इसमें बड़ा टफ टाइम मिलेगा। ये आधी से ज़ायद या आधी के करीब जो है वो नून लीग ले उड़ेगी। इसी तरह से फैसलाबाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह से जोर चल रहा है नून लीग का, या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई की वजह से बैक फुट पर हुई है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मेयर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सिटी मेयर होगा, यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन होगा और उसमें उम्मीदवारों पे भी बड़ा डिपेंड करेगा। लाहौर की निस्बत यहाँ पर ये बड़ा है कि यहाँ पर बरादरी सिस्टम बड़ा देखना होता है। हमने ये ज़िला में स्पेशली जहाँ पर देही अक्सरियत 700 से ज़ायद जो गाँव हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन चुनेंगे, तो यहाँ पर बरादरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए अराई बहुत मजबूत है, यहाँ पर जट बहुत मजबूत है, राजपूत बहुत मजबूत है। ये 3 बरादरियाँ जो लोकल बॉडीज़ में बहुत असरअंदाज होंगी अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हम बात करें जो कि यहाँ पर बनने जा रही है, क्योंकि इन तीनों बरादरियों की बड़ी मेजोरिटी है। बाकी जितनी भी बरादरियाँ वो उतनी ज़्यादा उस हवाले से नहीं है या उनके जो मेंबर्स हैं पावरफुल नहीं है। हाँ, शहर की बात दूसरी है, शहर में पार्टी वोट बैंक बहुत हद तक असरअंदाज होता है। फिर इतना बड़ा इलेक्शन होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन को 7 MNA और इसके अलावा जो 14-15 के करीब MPs होंगे। इसी तरह से शहर की अगर हम बात करें 4 MNA और 8 जो MPs का इलेक्शन होगा, लेकिन शहर में पार्टी वोट पड़ेगा। शहर में पार्टी बमुकाबला पार्टी होगा और देही इलाकों में जो उम्मीदवार बमुकाबला उम्मीदवार काफ़ी हद तक कंपटीशन होगा। फिर देही की अगर हम बात करें, वहाँ पर हर तहसील से एक डिप्टी मेयर भी चुनना होगा कि जो उनके साथ लेकर चलेगा बाकी मेंबर्स के साथ। जो शहर में वो डिप्टी मेयर 2 चुनने होंगे मेयर ने और वो कहीं से भी चुन सकता है। तो ये बहरहाल इसमें डिफरेंस मौजूद है। तो ये बरादरी सिस्टम, एक मजबूत उम्मीदवार का होना और उसके अलावा जो पार्टी टिकट का होना वो बड़ा मैटर करेगा। और इस तरह से ये बनाया गया है कि इलेक्टोरल सिस्टम के इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार है अगर वो मैदान में उतरता है तो उसको अपना पूरा इलेक्टोरल ग्रुप अनाउंस करना पड़ेगा। वो अकेला मेयर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नहीं उतर सकता। वो साथ में डिप्टी मेयर्स भी होंगे, रिजर्व सीट्स भी होंगी, वो पूरा 56 लोगों का पैनल बना के लड़ेगा। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखेंगे कि आवाम किस तरफ जो है झुकती है या किस तरफ जो है उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। आगे बढ़ते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी गवर्नमेंट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आवाम की नुमाइंदगी होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके मसाइल को रिप्रेजेंट करना होता है, आगे लेकर जाना, उनकी आवाज़ को जो है इदारों तक पहुंचाना। तो मैं चाहूँगी अगर इस पर आप कमेंट करें कि इस एक्ट और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू किस तरह से अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके जो मसाइल हैं वो किस तरह से बेहतर तरीके से जो है रिप्रेजेंट हो सकेंगे। देखें, इसमें जो ये मौजूदा ऑर्डिनेंस है जो अनकरीब एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि ये असेंबली में पेश हो चुका है, इसके अंदर पहली दफ़ा पंजाब के अंदर ये होगा कि डायरेक्ट वोटिंग होगी। मसलन अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 लाख वोट बनता है इनका,
और ये वोट डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ने और उसके पैनल ने हासिल करना है। पहले जो होता था वो मुंतखब नुमाइंदों के थ्रू, उसके अंदर जो खराबियां थी वो सब हम सबको पता है, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर थोड़े से लोग होते थे सैकड़ों के अंदर और उनको मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान होता था, लेकिन अब लाखों की आबादी को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। सॉरी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो अभी मसाइल हैं पब्लिक के, वो उनके डोर स्टेप के ऊपर हल हो सकेंगे, क्योंकि लोकल आदमी हर एक आदमी को एक अपने नुमाइंदे को पकड़ सकेगा। जैसे पहले कहा गया कि अभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर मेयर के साथ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के साथ जितनी भी तहसीलें हैं किसी ज़िले में, उतने ही डिप्टी चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे और वो अपनी अपनी तहसील के ज़िम्मेदार होंगे। अब इसके अंदर ये चीज़ एक देखने वाली है कि लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जी ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। कई क्रिटिक कहते हैं कि सेंट्रलाइज हो गया। ये सेंट्रलाइज्ड नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकारी अदारे हैं तहसीलों के अंदर वो उसी तरह काम करते रहेंगे। सिर्फ ये है कि वहाँ पे कौंसल नहीं होगी, तहसील कौंसल, और वहाँ पे एक चेयरमैन का नुमाइंदा वाइस चेयरमैन के तौर पे वहाँ पे बैठेगा और उन महकमों से काम लेगा। इसके अंदर ये फ़ायदा ये है कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। पिछले निज़ामों में जो भी चलते रहे, जहाँ पे तहसील भी होती थी और ज़िला भी होता था, वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता था और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के अंदर जो है ख़राबियाँ पैदा होती थी और उसके अंदर जो फंड्स का मसला, अकाउंट्स का मसला बहुत ज़्यादा आता था। तो इसके अंदर वो मौजूद नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि जो 2019 के अंदर एक्ट बना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके ऊपर कमेंट्स लिया गया, तो उन कमेंट्स पे ऊपर डिपेंड करके अब जो 2021 के अंदर नया ऑर्डिनेंस आया है, उसके अंदर जो फ़र्क है, उसके अंदर तहसील लेवल तक इलेक्शन ख़त्म हो गए थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं थी। तो इतराज़ यह है कि जनाब पूरे जो ज़िले के अंदर ताकत का मंबा होता है वो डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब अगर उनके साथ हमारा राब्ता नहीं होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ये काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अब तहसीलों को ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये लाया गया है। उसके साथ अभी पिछले जो 2019 के इलेक्शन में थे, वहाँ पे 22,000 विलेज काउंसिल्स बनाई गई थी, नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स पूरे पंजाब में। फिर उसके ऊपर एक तनकीद आई कि 22,000 का जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो कैसे पूरा किया जाएगा, और बहुत छोटी यूनियन काउंसिलें हो जाएंगी जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं होंगी। फिर उसको रिकंसिडर करके एक तरमीम आई और उसके अंदर 22,000 से फिर कम करके 8,000 यूनियन विलेज काउंसिल बना दी गई। लेकिन इस कानून के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर उनको और मज़ीद कम करके यूनियन काउंसिल का जो दायरा कार था वो ज़्यादा वसी कर दिया। उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया गया ताकि वो अपने अखराजात खुद, जैसे मैंने पहले कहा कि बॉडी कॉरपोरेट है, ताकि वो अपने अखराजात खुद उठा सकें। गवर्नमेंट की इमदाद के अलावा, गवर्नमेंट फंड्स तो आएंगे लेकिन उसकी इमदाद के अलावा वो अपना फ़ंड खुद जनरेट कर सकेंगी, ताकि अगर उनको ज़रूरत है उसके अंदर ये इस सिस्टम के अंदर खूबी ये है कि पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया है कि अगर पब्लिक के काम करना चाहती है, गवर्नमेंट उनको एक मखसूस हिस्सा देगी, बाकी हिस्सा जो है वो उनको खुद वहाँ से जनरेट करना पड़ेगा अपने इलाके से। सो ये एक किस्म का लोगों को आगही है कि अगर आपको एक कंफर्ट चाहिए, एक फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि सेंस ऑफ ओनरशिप आ सके। तो इस लिहाज से अब इन्होंने 5,000 विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल तकरीबन मुकर्रर की हैं, सो जो कि वायबल होंगी। और उसके बाद म्यूनसिपल कमेटियां थी, पहले कुछ टाउन कमेटियों को अपग्रेड करके म्यूनसिपल कमेटियां बना दिया गया था 2019 में, वो भी ख़त्म कर दी गई हैं इसके अंदर। और एक्ट जो 2019 है इसका पहले सारे नॉन पार्टी बेस थे, अब ये पार्टी बेस है। अब पार्टी बेस जैसे पहले कहा गया है कि इवन कोशिश की गई है कि जो आज़ाद उम्मीदवार आके वोट ख़राब करते थे उनको डिस्करेज किया जाए। जमहूरियत के अंदर उनको बिल्कुल ब्लॉक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको डिस्करेज इस तरह किया है कि उनको पूरा एक पैनल देना पड़ेगा जो भी इंडिपेंडेंट आएगा। मसलन उसको जो 12-13 जो सीटें हैं उसकी स्पेशल सीट्स हैं वो साथ मिलानी पड़ेंगी। फिर 22 का एक लिस्ट देनी पड़ेगी उसको, जो 22 जनरल काउंसलर है अपने कागजात के साथ।
तो वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा जो भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो और इस तरीके से ये है कि उनको जो डिस्करेज करके पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को मजबूत किया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हों आइंदा से और वो अपना रोल बेहतर प्ले करें। तो ये दोनों में फ़र्क जो है वो बड़ा वाज़ेह है। बिल्कुल सही हो गया। और ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान, मैं चाहती हूँ कि बल्दियात के हवाले से हम ऑफ कोर्स किसी भी सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि सिचुएशन जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है इन सम वे, इफ आई माइट से दैट। अब क्या सिचुएशन है और क्या इस ऑर्डिनेंस से खुश है? हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्डिनेंस बनाया गया फातिमा। इसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत की गई है और फिर एट दी एंड जो पुराने बल्दियाती नुमाइंदगान थे या जो पुराने जिनको हम समझते हैं कि बल्दियाती घराने हैं, उनकी मुशावरत भी है। ये तहसील कौंसल ख़त्म करके जो ज़िला लाया गया था, इसमें भी जो चौधरी बरादरान है उनकी बड़ी मुशावरत शामिल रही है। उनकी बड़ी हद तक रिजर्वेशन भी थी इसमें कि ये जो पुराना सिस्टम है उस तरह से वर्क नहीं करेगा, बेहतर नहीं होगा। फिर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट कौंसल बहाल की गई जिसमें पंजाब भर के जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर्स या चेयरमैन रह चुके हैं नुमाइंदगान, उनकी रिजर्वेशन भी पूरी की गई है ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके। जो डिस्ट्रिक्ट मेयर हो वो डिस्ट्रिक्ट की हद तक अपना किरदार अदा करे। और जिस तरह से मेजर साहब ने बताया कि डिप्टी मेयर जब तहसील में बैठेगा और वहाँ पर CO भी कायम किए जाएंगे, एक चीफ ऑफिसर जिसको मदर चीफ ऑफिसर कहा जाएगा, फिर वो अपने बिहाफ पे जो जितने भी डे टू डे मैटर्स हल करने के लिए एक चीफ ऑफिसर उधर तहसीलों में लगाएगा जो कि अपने अमूर वहाँ पर जितने हल हो सकते हैं वो एक उनको अपनी पावर्स देगा। अगर ज़्यादा बड़ा काम होगा तो फिर वहाँ पर वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आके करवा लेगा। ये एक हद तक बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि इसमें जो लोगों को जैसे मामू कांजन के लोग अब उन्हें बार बार जो है वो फैसलाबाद नहीं आना पड़ेगा। ये भी तंदलेवाला से या जुमरा से लोगों को नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें यहाँ पर हुकूमत की जो संजीदगी है वो देखनी होगी कि क्या वाकई इंतखाबात करवाने में संजीदा है, क्योंकि जो EVM की शर्त आयद की गई है या आई वोटिंग की शर्त आयद की गई है, ये KP के इलेक्शन में नहीं थी जो हो गया। EVM की जो शर्त है उसकी वजह से ये इलेक्शन डिले का शिकार हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन के पास इतने फंड्स मौजूद नहीं है या अभी अगर वो टेंडरिंग करेगी इतनी मशीनें परचेज करेगी तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। और इससे यूँ लग रहा है जो मुखालफिन है उनकी राय है कि हुकूमत जानबूझकर इसको इल्तवा का शिकार रखना चाहती है ताकि जनरल इलेक्शन से पहले जो उन्हें हारने का जो खौफ है वो दूर हो सके। बिल्कुल जी, और मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभी पूछने हैं। तो जी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को अवेयरनेस भी हो और साथ ही साथ जो सवालात हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली आवाम की रिप्रेजेंटेशन को लेकर, आवाम की आसानियों को लेकर, उसके बारे में भी हम बात कर सकें। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एट द एंड ऑफ द डे है कि मजबूत बल्दियात हम किस तरह से बना सकते हैं। मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करें कि क्या रुकावटें हैं मजबूत बल्दियात के रास्ते में। मजबूत बल्दियात की राह में जो रुकावट है वो सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल विल है। हम ये कहते हैं, चाहते भी हैं, कहते भी हैं कि वोट को इज्जत दें, लेकिन जब वोट से ही इलेक्ट होके आदमी जाते हैं तो वो दूसरे अदारे की नफी करना शुरू कर देते हैं। मसलन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी हो, वो इनकरेज नहीं करते कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन प्लेस आए। वजह यह है कि इनके इख्तियारात भी ज़्यादातर वो इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी गैर मौजूदगी में, इनके कमज़ोर होने की सूरत में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो इंतहाई मजबूत होना चाहिए। और आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 ये पॉलिटिकल एरिना के अंदर बना था, पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोगों ने बनाया था, लेकिन उसमें भी इसको वो तरजीह नहीं दी गई थी जो होनी चाहिए। इसकी शिक नंबर 32 जो है पाकिस्तान आइन की कहती है कि लोकल गवर्नमेंट विल बी एनकरेज्ड, देयर विल बी अ लोकल गवर्नमेंट विच विल बी एनकरेज्ड एंड द अथॉरिटीज विल पास ऑन टू द इलेक्टेड पीपल। ये 32 कहता है। लेकिन उसके मुकाबले में एक डिक्टेटर जिसको हम कहते हैं, जब उसको चांस मिला इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो उसने शिक नंबर 140 ऐड की
और उसने ये अल्फाज कहा कि देयर विल बी लोकल बॉडीज which will have political, financial and administrative powers to the elected representatives. So उसने जोर दे के इस चीज को कहा कि ये होगा. उसने बाई चॉइस नहीं छोड़ा. So अभी अगर उस की नीयत पे चले वो सेक्शन 140A के तहत, और फिर जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है तो उसके अंदर फिर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आते. जो हमारे यहाँ ये आया है कि जी जो भी हुकूमत आई वो ख़त्म करके अपने नए लोग होंगे, लेकिन इसके अंदर जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, एंड आई विश कि ये लोकल गवर्नमेंट के जो मोटे मोटे असूल हैं, असूल क्या है कि इलेक्शन का सिस्टम, अब चारों सूबों के अंदर इलेक्शन का सिस्टम अलग-अलग है. इस हुकूमत की कोशिश है कि इसको एक सिस्टम लाया जाए इसके अंदर, और वो तभी हो सकता है एक सिस्टम जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर होगी, तो फिर ये मजबूत हो जाएंगे. दूसरी चीज है माइंडसेट लोगों का. अगर पब्लिक की डिमांड ये हो और बड़ी स्ट्रांग हो और हर एक से मुतालबा हो हर पार्टी से कि जो भी पार्टी आएगी इसको सबसे पहले ये करेगी, और इसको जनरल इलेक्शन के साथ अगर टाई अप कर दिया जाए तो ये मजबूत हो सकती है. अभी इसके अंदर हमारा ये नहीं है कि ये अभी बिल्कुल हम कोई ध्यान नहीं दे रहा. इस हुकूमत ने ये ज़रूर किया है कि इसको मजबूत करने के लिए आप देखें ग्राउंड लेवल के ऊपर जो विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल बनी है उनको कितना ताकतवर किया गया. उनके अंदर उन्होंने कहा है जी कि कम्युनिटी कमेटियां बनाएं आप, यानी कि विलेज काउंसिल के अंदर अगर 2, 3 या 4 गांव हैं तो हर गांव के अंदर एक कमेटी होगी. अगर शहर है तो हर मोहल्ले के अंदर एक कमेटी होगी जो अपने लोकल काम वहां पे करेगी. उसके अंदर पंचायत सिस्टम आया है कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं सुलह सफाई के या लड़ाई झगड़े के या और चीज़ें जो मसले मसाइल को हल करने के, हर मोहल्ले के अंदर हर गांव के अंदर एक पंचायत सिस्टम होगा जो कि, और इसकी वजह से पुलिस के ऊपर जो बोझ है, अदालतों के ऊपर बोझ है, वो कम होगा. इसके अलावा तीसरी चीज़ जो की है कि CBOs कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है सिस्टम के अंदर, जो पहले मुशर्रफ के ज़माने में भी था. उसमें जो CBO के है कि अगर कोई आपके ऐसे मसाइल हैं जो कि हुकूमत हल नहीं कर सकी, लोकल गवर्नमेंट हल नहीं कर सकी किसी वजह से, तो वो आप खुद आगे आके उनको मशवरा दें लोकल गवर्नमेंट को, और उस मशवरे को वो कंसिडर करके आप उसके अंदर हिस्सा डालेंगे 20%, 10% जिस तरह भी है, और वो हिस्सा फिर वो मैंडेटरी हो जाएगा कि वो आप अपना काम खुद करवा सकेंगे जो लेफ्ट ओवर्स हैं. सो ये एक इसको मजबूत करने की तरफ एक पहला कदम है. तो अदरवाइज जब दूसरी चीज़ यह है कि जब मुशर्रफ के ज़माने में ये किया गया था कि मैंडेटरी कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था, लेकिन वो लिमिटेड था फॉर 10 years. वो जो ही 10 साल ख़त्म हुए तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया, और उसके अंदर ये दिया गया था कि चेयरमैन टू चेयरमैन हैंडिंग टेकिंग ओवर होगी, बीच में कोई नहीं आएगा. सो वो एक मजबूती की वजह बनती है. वक्त लगता है क्योंकि हर हुकूमत आती है वो अपना सिस्टम चेंज करती है, हर सूबा अपना अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर आके ये सूबों के हाथ में आ गया, तो वो लोग इससे परेशान है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है कौन सा नहीं है. अगर यूनिफॉर्म सिस्टम होगा पूरे मुल्क के अंदर तो इसकी मजबूती ज़्यादा होगी. बिल्कुल जी, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी मेंशन की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ के मुख्तलिफ किस तरह से है पहले से, और क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, और कुछ अच्छी हैं, कुछ आई एम श्योर अवाम का अपना ओपिनियन होगा इस पे, और मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल पीस पे शेयर नहीं करूंगी. आगे चलते हैं अब्दुर्रहमान, बल्दियाती इलेक्शंस का क्या असर होगा जनरल इलेक्शंस के ऊपर? फतमा, ये सबसे अहम बात है. अभी यहाँ पर जो KPK में हुआ है पहले मरहले में, दूसरे में भी अगर यही रिपीट होता है तो ये समझें कि KPK वो सूबा है कि जिसने सबसे पहले PTI को हुकूमत दी, फिर दी और मरकज़ में भी जतवाया. तो ये एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए एक मसला बनेगा कि अगर पंजाब में भी उनके साथ ऐसे ही होता है और यहाँ पर आधी से ज़्यादा सीटें वो लूज़ कर जाते हैं, तो जनरल इंतखाबात में वो कभी भी पंजाब से नहीं जीत सकेंगे. और ये पंजाब ही है जो मरकज़ में हुकूमत दिलवाता है, क्योंकि बाकी सब सूबों की जो सीटें मिलाकर भी इतनी नहीं बनती कि आप फेडरल में हुकूमत बना सकें. ज़रूरी होता है कि पंजाब जीतें. अभी जो PTI ने 2018 में पंजाब जीता नहीं है, PMLN से थोड़े वोट कम लिए थे, कुछ 10 सीटों का फ़र्क था. इसके बावजूद जो जहांगीर तरीन एक्टिव हुए,
तो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। ये जब पीटीआई का बड़ा पीक था, उनकी मकबूलियत अरूज पे थी, तो अभी जब उनकी मकबूलियत उस तरह से नहीं रही, अभी जो समझें कि थोड़ा सा जवाल की जानिब है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ गए, कोरोना भुगतना पड़ा और उसका असर अल्टीमेटली हुक्मरान जो मौजूद होता है उस पर पड़ता है, क्योंकि अवाम अब ये समझने के लिए तैयार नहीं होती कि किस तरह से कोई जो बड़ी वबा आई है तो पूरी दुनिया मुतासर हुई है। लेकिन बहरहाल उनको दुनिया से गर्ज नहीं है, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था, उन्हें चाहिए था कि वो आके आगे मामला बेहतर करते। खैर जो भी है, तो इसका जनरल इंतखाबात पे बहुत असर पड़ेगा। मार्च में जैसे कहा जा रहा, मार्च या अप्रैल में पहला मरहला होगा, 3 माह बाद दूसरा हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई तक दोनों मरहले हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पंजाब के यहाँ पर चीफ आए थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 120 दिन में जो ही 31 दिसंबर को ये ख़त्म होंगे, तो 120 दिन जो आइनी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो पाबंद होंगे कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये 2022 के मिड तक जो है वो दोनों मरहले निमट चुके होंगे। तो उसमें अगर यही सूरत रिपीट होती है कि पीएमएलएन अगर ज़्यादा सीटें जीत जाती है, तो ये समझ लें कि एक ट्रेलर हो सकता है जो जनरल इंतखाबात 2023 का होगा। लेकिन अगर पीटीआई अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाती है और ये 46 में जो मैक्सिमम सीटें हैं वो पंजाब में हासिल कर लेती है, तो इसका असर भी उनके इंतखाबात पर पड़ेगा कि यही वो लोग होंगे जो पीटीआई से मायूस हुए हैं, एक लोकल बॉडीज़ की वजह से, दूसरे जो अभी तक जो है वो इमरान खान अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन जब वो तमाम लोग एडजस्ट हो जाएंगे लोकल बॉडीज़ में, तो यही इमरान खान की आवाज़ होंगे, यही इलेक्शन लड़ेंगे और यही उन्हें जताएंगे। ये एक ऐसा जुआ है, ऐसा बोल्ड स्टेप लिया इमरान खान ने कि जो उन्हें 2023 में कामयाबी दिलवा सकता है, क्योंकि ये मजबूत बल्दियात का जो एक नारा उनकी जानब से लगाया गया था और फिर जिस तरह से अपने बंदे उसमें एडजस्ट होते हैं, वो यकीनन जो है वो इलेक्शन में उनको फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल जी। और स्पेशली अगर मैं इस ऑर्डिनेंस की बात करूं तो कुछ चीज़ें जो कि आई थिंक अवाम के लिए बड़ी बेहतर हैं, स्पेशली रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, जहां पर डिसेबल लोग, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, यंगस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और ताजरों की रिप्रेजेंटेशन की तरफ से बेहतर किया गया है। स्पेशली सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो ऐड की गई है इदारों के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। लोकल बॉडीज़ के लिए बहुत बेहतर रहेगी, जहां पर खुद अपने तहत जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है और आवाम का एक्चुअल में इंटरैक्शन और इनपुट रहेगा इसके अंदर। तो चीज़ें कुछ बेहतर लग रही है और बहुत सही कहा आपने अब्दुर्रहमान कि ये एक्चुअली गेम चेंजर हो सकता है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का। बहुत अच्छा रहा आज का डिस्कशन और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत बेहतर तरीके से जो है अवाम के लिए आसान अल्फाज में जो है, आई रियली होप कि आपको ये ऑर्डिनेंस जो है वो हम समझा पाए। आगे चलते हुए देखेंगे चीज़ें किस तरह से जाती हैं, कोई प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर रिटर्न में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन फैसलाबाद शहर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो हम उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। हमेशा डिफरेंट इशूज़, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमारी कोशिश रहती है कि कवर करें और एक्चुअली में आवाम की आसानी के लिए बात करें। जहाँ पर आवाम के इशूज़ हैं, आवाम की आवाज़ है, उसको इदारों तक पहुँचाएँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आए, ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वही रहने दें। सिर्फ डिस्कशन से बात नहीं होती, ना ही क्रिटिसाइज़ करना हमारी जो है इंटेंशन होती है। हमारी इंटेंशन हमेशा होती है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू इदारों तक मैसेज पहुंचाए, जहां पर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, जहां पर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं वहां पे हम बेहतर करें, और जहां पे अवाम का फर्ज है वहां अवाम करें, और जहां पे गवर्नमेंट का फर्ज है और इदारों का फर्ज है वो भी अपने फ़राइज़ जो हैं उनको पूरा करें। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका जो है इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं FCCI के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FCCI, साथ ही साथ पेट्रन चीफ है एबूमा फैसलाबाद के। एंड ऑफ कोर्स आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। साथ ही साथ शिराज भट्ट हमारे रिपोर्टर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शिराज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया आज हमें शो के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। स्पेशली इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी बड़ी एक्सपर्टीज है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इंडस्ट्री से रिलेटेड आजकल क्या इश्यूज हैं, कहां पर जो है प्रॉब्लम्स हैं और कहां पर चीजें जो है बेहतर होती है नजर आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फातिमा मैं बता दूं कि जिस तरह इमरान भाई भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदर बॉडी को, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को, जो कि डील कर रही है, तमाम एसोसिएशंस उनके अंडर आती हैं, उसके साथ साथ बूमा को भी लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त इनको भी पता है और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस हैं, अपेरेंटली तो नज़र ये आ रहा है कि बिजनेस इज़ डूइंग वेरी वेल, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और जो टारगेट्स हुकूमत ने सेट किए थे, जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए थे, वो हम समहाउ अचीव कर रहे हैं।
एंड ये एक अच्छी बात भी है और एक अच्छी पिक्चर भी दिखाई जा रही है जो कि एक पॉजिटिव नोट है, लेकिन इसके साथ साथ ऑन द नेगेटिव साइड तो नहीं कहूंगा, बट देयर आर फ्लॉज, और वो फ्लॉज ये हैं कि इंडस्ट्री को गैस और बिजली जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट जो कि डिमांडेड है उस पर नहीं मिल रही है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट कंपेटिटिव एनी मोर इन द रीजन. अगर आप पूरे खित्ते की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान सबसे महंगा तरीन मुल्क है. अगर आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देना चाह रहे हैं तो आपको पाकिस्तान से थोड़ा सा हटके अगर कुछ डॉलर्स का फर्क पड़ेगा तो आप ऑब्वियसली उधर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर. तो इसी वजह से जो है वो जो ऑर्डर्स मजीद भी पाकिस्तान आ सकते हैं वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी एक्सपेंसिव इन द रीजन. अभी जो एक्सपोर्टर्स ने अपने पर्सनल ताल्लुकात की वजह से या पुराने क्लाइंट्स हैं या पुराने बायर्स हैं उनके साथ कुछ मीटिंग्स करके उनके साथ कुछ अपने एसओपीज तय किए हुए, दिस इज द ओनली रीजन वो अभी तक बायर्स जो इनके साथ चल रहा है. जहां पे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन उसको किसी और कंट्री से मिलना शुरू होगी तो ऑब्वियसली वो वहां पर मूव होगा. तो हमें अपने रॉ मटेरियल यानी बिजली और गैस के ऊपर सब्सिडी जो है सबसे पहले देनी होगी. ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो इंडस्ट्री का है. और तीसरा इशू जो है, पहला तो इशू ये हो गया, दूसरा इशू बल्कि ये है कि इस वक्त जो कॉटन के हवाले से बहुत सारे अबहाम है कि आपकी कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है उसके बावजूद उसकी प्राइस कम नहीं हो रही है. तो इस वक्त इंटरनेशनली मार्केट से हम अगर इसको हम कंपीट करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो है कॉटन का प्राइस अप जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी कॉटन की रेट्स जो हैं वो डाउन नहीं हो रहे हैं. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हालिया माजी हाल में जो है ना इसकी प्राइस कम हुई है कॉटन की, लेकिन उसके बावजूद मकामी सतह पर कॉटन की प्राइस में कमी कोई नहीं आई और 17,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर, दिस इज द हाईएस्ट एवर रेट ऑफ द कॉटन, जो इस वक्त 17,200 के ऊपर है. और तीसरा इशू जो सबसे बड़ा इशू है इंडस्ट्री का वो इस वक्त है उनके रिफंड्स और डीएलटीएल जो रिफंड्स हैं वो बर वक्त नहीं मिल रहे हैं. मिल रहे हैं, ऑफ एंड ऑन मिल रहे हैं, कोई इसका मुकर्रर वक्त नहीं है कि मुकर्रर वक्त हो जाए कि यार इस अगर मुकर्रर वक्त हो जाएगा ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है वो अपना साइकिल जो है वो उस तरीके से मैनेज कर लेता है कि इस वक्त में मुझे रिफंड्स मिलने हैं तो उसको पता होगा, तो उसको पता है उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कैसे करना है. आपको एक ऐसा प्रॉफिट दिया जाए जिसका आपको पता नहीं है कि आपको कब मिलना, देन वो प्रॉफिट, दैट इज नॉट द प्रॉफिट. दैट इज समथिंग दैट आपको आनी है रकम, लेकिन आपको पता नहीं कब आनी है, कितनी आनी है. गवर्नमेंट का दिल करेगी ज्यादा दे देगी, दिल करेगी नहीं देगी. तो वो रिफंड्स और डीएलटीएल जो है वो बर वक्त मिलना इस वक्त, दिस इज द नीड ऑफ आवर, बिकॉज वी आवर इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर इन नीड, दे आर इन डायर नीड कि उनको बर वक्त जो है रिफंड्स दिए जाएं ताकि वो अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करें. और अगर वो बिजनेस को स्ट्रेंथन करते हैं तो दिस इज द ओनली रीजन वी कैन जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. हम नौकरियों को जिसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का एक ख्वाब है कि नौकरियां बांटनी है और हर बंदे को रोजगार मिले, तो रोजगार इंडस्ट्री से मिलना, और इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री स्ट्रेंथन होगी तो ही रोजगार मिल सकेगा. तो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि अगर आपने कंपेटिटिव रहना है रीजन के अंदर तो अपने रॉ मटेरियल की प्राइसेस को कम करना होगा, बिजली गैस की प्राइसेस को कम करना होगा. रॉ मटेरियल में आपकी कॉटन आती है, आपका धागा आता है, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी प्राइस मेंटेनेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ये 2-3 चीजें. और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इमरान भाई भी इसको सेकंड करेंगे, कि आपकी टेक्सटाइल पॉलिसी, ये टेक्सटाइल पॉलिसी इतनी जरूरी है आपकी इंडस्ट्री के लिए कि इस वक्त जो टेक्सटाइल की पॉलिसी के हवाले से बात शुरू ही इस गवर्नमेंट ने की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने. अब इसको पाया तकमील तक पहुंचाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है. दे हैव ओनली 1.5 ईयर लेफ्ट, 1.5 साल बाकी है. इस 1.5 साल के अंदर आपको डिलीवर करना है, और अगर डिलीवर करना है तो आपको 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी जरूर देनी होगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच शिराज, एक अच्छी तरह से ब्रीफ करने के लिए सारे इश्यूज के ऊपर, बिकॉज आई थिंक बड़ा जरूरी होता है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि इश्यूज कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और उनसे आगे इमरान साहब मैं चाहूंगी अगर आप भी कमेंट करें इसके ऊपर. टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से शिराज ने बात की, कितना जरूरी है कि फौरी तौर पे बनाया जाए, और कितना ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर्स को और एक्चुअली इंडस्ट्री के लोगों को जिन पर इम्पैक्ट होगा उनको मिलाकर ये पॉलिसी तैयार की जाए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया. जो टेक्सटाइल पॉलिसी है ये ऑलरेडी ईसीसी से अप्रूव्ड होके कॉमर्स मिनिस्ट्री में जा चुकी है, इसको डेफर हो गई थी. अब उन्होंने उस पर टेक्सटाइल पॉलिसी पे कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा है कि इस पे आप कमेटी बनाएं. कमेटी बनाने के बाद
फिर उसके ऊपर सारा वर्कआउट करें कि DLTL कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। हमारा एक्सपोर्टर्स का मुतालबा है कि हमारा DLTL कंटिन्यू रखा जाए और जैसे आगे रेशो के साथ मिल रहा है उसकी रेशो बढ़ाई जाए। तो अभी वो शटलकॉक बनी हुई, अभी उसका कोई क्लियर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक क्लियर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हाउ वी विल सेल आवर प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कैसे अपनी वर्किंग करेंगे। सेकंड, उसमें भी यही किया गया है कि जो ऐसे अभी सब्सिडी या गवर्नमेंट दे रही है एक्सपोर्टर्स को, आम इंडस्ट्रीज को भी, जो गैस है $6.5 पर MTU दे रही है और 9 सेंट में हमें बिजली मिल रही है। वो भी अभी ये है कि वो मार्च तक तो कंटिन्यू है, मार्च के बाद पता नहीं उसका वो कंटिन्यू रहनी है कि नहीं रहनी। उसके लिए भी कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा है कि इसका बजट बताएं कि कितना है। ये जब तक ये क्लियर नहीं होगा टेक्सटाइल पॉलिसी का कि आने वाली 5 साल पॉलिसी, जैसे शिराज भाई ने बताया कि 5 साल पॉलिसी जैसे कमिटेड किया गवर्नमेंट ने कि 5 साल की हम पॉलिसी देंगे, फिर वो ये हमें ये होगा कि एक्सपोर्टर को ये होगा कि 5 साल की ये पॉलिसी है, इसके साथ हमने वर्किंग करनी है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट करने में, अपने प्रोडक्ट बेचने में, अपनी वर्किंग में करने में वो ईजी रहेगा। अब ये कि देखिए आज से 2 साल पहले एक कोविड आया, उसकी वजह से हमारा नेबर्स कंट्री बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, चाइना बंद हो गया, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक लक थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उस पर इंसेंटिव लिया कि इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया। वो जितना बिजनेस था वो सारा कन्वर्ट होके सडन पाकिस्तान की तरफ आ गया, और जो 10-10 साल से जो बड़े ब्रांड थे जिसकी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में आए, वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। अभी हमारे लिए बड़े ज़रूरी है कि जो हमारा कस्टमर है उसके लिए उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये टेक्सटाइल जो पॉलिसी है सो मच नीडेड एट दिस मोमेंट। अदरवाइज हमारी एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ रही है। इसमें बहुत मैं अप्रिशिएट करूंगा LSM सेक्टर को कि अभी जो 30% हमारी ग्रोथ भी हुई है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, वो LSM सेक्टर का बड़ा किरदार है। वेयर एज आप इसको देखें SME सेक्टर वो नीचे गया है। अब बांग्लादेश की आपको मिसाल देते हैं कि जैसे SME सेक्टर है, उसके लिए उन्होंने थिंक टैंक बनाया, तो पहले स्मॉल बना, मतलब उसमें से कंपनी के, फिर मीडियम गई, फिर उसमें LSM हुई। अब हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है कि पॉलिसीज LSM, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की, तो वो इतनी 500 मिलियन रुपीज़ की अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो मशीनरी हमारे पास आ चुकी है, इन शेप ऑफ आप स्पिनिंग में कह लें, इन शेप ऑफ एयरजेट लूम्स में कह लें। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिसी जब तक मेंटेन 5 साल की नहीं होगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपनी एक्सपोर्ट को इस तरह मेंटेन करें और बढ़ाएं। तो टारगेट, उसमें टारगेट दे दिए गए हैं कि 25 बिलियन से 30 बिलियन करेंगे, फिर 35 करेंगे, 40 बिलियन करेंगे, लेकिन वो उसमें हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग, जो जिसको फुटिंग कहते हैं, वो नहीं है। उसके बगैर सेल माल प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी मशीनरी अभी आ रही है उसके लिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी फिर ही कि जब आपके पास, आपको पता हो कि आपने ये चीज़ सेल करनी है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टोर्स है वो 1 ईयर 2 ईयर्स की बुकिंग करते हैं। तो वो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये प्राइस हमने फिक्स करके इस पर वर्किंग करके बेचना है माल को, तो उसके लिए ये बड़ा बहुत ज़रूरी है अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी। इसको इमीडिएट इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इसको इमीडिएट जो भी है इस पर फैसला करना चाहिए। शिराज, 5 ईयर पॉलिसी के हवाले से हमने बात की, प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं हमारी, स्पेशली एक्सपोर्ट वैल्यू के हवाले से, जो हम इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन सारे सब कॉन्टिनेंट में डेफिनेटली हमारी प्राइस जो है कंपेटिटिव नहीं है, हमारी प्राइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा रही हैं, और इसका एक रीज़न कॉटन प्राइसेस हैं। और जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आया भी है, उसके बावजूद प्राइसेस हमें डिक्रीज होती हुई नजर आई। कितना ज़रूरी है कि ये जो प्राइस कंट्रोल है कॉटन के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, इसको सबसे पहले जो है यकीनी बनाया जाए। देखिए, तकरीबन 7-8 महीने पहले कॉटन की इतनी ज़्यादा किल्लत थी कि सनअतकार और इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि कॉटन एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। कॉटन एमरजेंसी में होना क्या था, क्योंकि आप लोग कर क्या रहे थे, गवर्नमेंट वाज गिविंग द लैंड ऑफ द कॉटन, जो रुई की काश्तकारी की लैंड है वो शुगर केन के लिए फराम की जा रही थी। और ये इतना बड़ा अलमिया है कि आपका वो सेक्टर जो आपकी अगर मैशत में से, आपकी इकोनॉमी में से निकाल दिया जाए तो आपकी इकोनॉमी कुछ नहीं बचती, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अगर ये सेक्टर निकाल दिया जाए, खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर,
तो ये सेक्टर को आपको इतना ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था। अब आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट हमें पता है कि शुगर केन को क्यों जगह दी गई, और वो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं और ये वो। तो बट द रीजन इज कि आपको ज्यादा फोकस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर करना चाहिए। और ये वो वक्त था जब आपने लैंड सारी शुगर केन के लिए दे दी, जब कॉटन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कॉटन की किल्लत थी, जब हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे अपने हमसाय मुल्क से। अच्छा, दूसरी बात हम कहते हैं कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते अपने हमसाय मुल्क से। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट विद देम, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर आर्ग्यू करता हूं कि आप जब फार्मास्यूटिकल यानी अद्वियात वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट कॉटन? द लाइफ सेविंग ड्रग्स जब आप इंपोर्ट कर सकते हो, लाइफ सेविंग इकोनॉमी के लिए आप उनको बचाने के लिए कॉटन क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगर वहां से लाइफ सेविंग ड्रग्स आ सकती हैं तो कॉटन भी आ सकती है। अगर आपने एज फॉर एज द मेकिंग द इकोनॉमी बाउंडिंग इज कंसर्न, तो हमें मेरे ख्याल में कॉटन इंपोर्ट करनी चाहिए थी। दूसरी आपके पास ऑप्शंस थी, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से आप कॉटन इंपोर्ट करते, वहां से कर भी रहे थे गालिबन, लेकिन वहां की कॉटन कुछ बैन थी कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बिकॉज ऑफ द लेबर लॉज। वो लेबर लॉज को मुकम्मल नहीं कर रहे थे, पूरा नहीं कर रहे थे एसओपीज को, उस वजह से वहां की कॉटन बैन थी। तो वहां की कॉटन इंपोर्ट नहीं हो सकती यहां पर। तो ये वजह थी, इस वजह से हमारी अपनी प्रोडक्शन कम होती चली जा रही थी। हम हमसाय मुल्क से इंपोर्ट नहीं कर सकते। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कॉटन जो है वो वैसी बैन थी। इंडस्ट्रियलिस्ट इस मौके पर बिल्कुल फंसा हुआ था कि वो करे क्या। उसको अवेलेबिलिटी यार्न की नहीं मिल रही। जब यार्न की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आप कमिटमेंट आगे नहीं अपने बायर को दे सकेंगे, एंड दैट इज अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन योर फ्यूचर, ऑन द कंपनी। आपकी कंपनी के फ्यूचर के ऊपर बड़ा बैड इंपैक्ट है कि आप किसी से प्रॉमिस कर लो दैट आई विल डिलीवर दिस ऑर्डर, कि एक सर्टेन टाइम के अंदर मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप उस वादे के ऊपर पूरा ना उतर सको, उस कमिटमेंट के ऊपर पूरा ना उतर सको, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो वो इस चीज से बच रहा होता है। वो उसको प्रॉब्लम ज्यादा इस चीज से होती है कि मैं ऐसा ना करूं कि मैं कोई ऐसी कमिटमेंट दे दूं शिपमेंट की और उस शिपमेंट को मैं पूरा ना कर पाऊं। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी का बायस होगा अपने बायर के लिए, बिकॉज वो बायर के साथ ताल्लुक लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहा होता है कि कल को ये बायर मेरे साथ रहे, मेरे साथ फर्म रहे। तो उसको फर्म रखने के लिए, उसको कनेक्टेड रखने के लिए उसके कमिटमेंट को पूरा करना होता है। और ये रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, बिजली का बढ़ जाना, गैस का खत्म हो जाना, इस वजह, ये जो अनसर्टेनिटी रहती है ना, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला रहता है। आप जितना मर्जी कह दो कि बड़ी एक्सपोर्ट फ्लॉरिश कर रही है और कंट्री इज डूइंग वेरी वेल और इंडस्ट्रियलिस्ट को मुबारकबाद पेश कर दो, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट अंदर से बेचारा ये चीजें सोच रहा होता है जो मैं बयान कर रहा हूं। क्योंकि हम लोगों का उठना बैठना इन लोगों के साथ है। इमरान भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि ये सारा कुछ इनके अंदर चल रहा होता है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल ऐसा ना हो गैस बंद हो जाए, कल ऐसा ना हो बिजली की प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है। अच्छा, बिजली की प्राइसेस बढ़ गई, क्या ये कमर्शियल के लिए बढ़ी है या एक्सपोर्टर्स के लिए भी बढ़ी है? फिर वो एक जो कश्मकश का शिकार रहता है ना, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा स्मूथ और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये मेरा मुतालबा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, ओपनली खेलेगा तो ही दैट विल बी पॉसिबल कि वो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, एक्सपोर्ट को मजबूत करने में, दीगर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात को मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर सकेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये अभी जो शराज भाई बता रहे थे कॉटन के बारे में, देखिए लास्ट ईयर कॉटन 5 मिलियन बेल्स थी और 15 दिसंबर 2020 में, अब 50 दिसंबर 2021 में जो कल का फिगर आया वो 7.5 मिलियन बेल्स है। मीन 48% माशाल्लाह हमारी ग्रोथ है, ज़्यादा है कॉटन। मेरा गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन है कि कॉटन नीचे क्यों प्राइसेस नहीं आ रहे। अब गवर्नमेंट ने स्पॉट रेट फिक्स कर दिया फुट्टी का 5,500 6,000, चले उसके बाद जिनिंग वाले के पास भी जाती है, वो 3,000 कमा ले, 4,000 कमा ले। बोले इतना बड़ा डिफरेंस, 7-7 हज़ार रुपये कॉटन का डिफरेंस, ये गवर्नमेंट को हम बोल बोल के थक गए, गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही। और वियर एज अब 10 साल पीछे चले जाएं, कोई पाकिस्तान का जो प्राइस होता था वही प्राइस होता था, अब इंटरनेशनल के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। चलो मेरा यही क्वेश्चन है कि 1.19 कॉटन थी लास्ट बिफोर 2 वीक्स, आज वो 1.07 है। उस हिसाब से रेट नीचे क्यों नहीं आ रहे?
अब ये जब यही तो हमारा डायलेमा है कि इस गवर्नमेंट को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आप स्पॉट रेट फिक्स कर दें, भले 14,000 कर दें, भले 15,000 कर दें। हमें पता हो कि हमें कार्टन 15,000 की मिलनी है, 14,000 की मिलनी है, तो उसके हिसाब से हम वर्किंग करके आपकी बुकिंग कर लें। क्योंकि अभी देखें ना, अभी क्रिसमस खत्म हो गया, अब न्यू ईयर शुरू खत्म हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें यही फिक्र पड़ी हम किसके साथ वर्किंग करें, क्या प्राइस हम इसका वापडा का गिने, बिजली का गिने, क्या प्राइस हम गैस का गिने, क्या प्राइस हम कॉटन का गिने। कुछ अभी हमें इसकी फिगर समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें। ये बड़ा एक बहुत मुश्किल मरहला है गवर्नमेंट के लिए भी इसको करना। कि देखें, अगर कल मैं एसएमई की बात कर रहा था कि नो डाउट आप 2019 की मेरे पास फिगर है कि $40 बिलियन की एक्सपोर्ट थी टोटल टेक्सटाइल की, जिसमें 10 बिलियन US डॉलर की 100 एक्सपोर्टर्स की थी एक्सपोर्ट। टोटल जो आपके पास एक्सपोर्टर है वो 3,400 है, तो 100 आप उसमें से निकाल दें तो 3,300 एक्सपोर्टर है, वो 4 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो 4 बिलियन में अगर उसको इंसेंटिव एसएमई सेक्टर को दिया जाए, उसको 4 बिलियन की जगह ये इंसेंटिव दे दिए तो हमारी 8 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकती है। 6 बिलियन के लिए गवर्नमेंट जा रही है IMF के पास। ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है हमारा, फैसलाबाद में आप देखें ना 52 to 55% शेयर है टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का। हाँ जी, और मैं चाहूंगी कि मजीद भी गुफ्तगू करें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करने की कोशिश करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट इश्यूज जो कि स्पेशली एक्सपोर्टर्स को, एसएमई सेक्टर को फेस करने पड़े, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से, कितना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्लान जो है वो तैयार किया जाए, ताकि एक ताजर के लिए, एक एक्सपोर्टर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए थोड़ी सर्टेनिटी जो है इंडस्ट्री के अंदर क्रिएट की जा सकती है। उसके साथ कॉटन प्राइसेस के हवाले से भी बात की, कॉटन शॉर्टेज की वजह से कितने इश्यूज जनरेट हुए, किस तरह से मार्केट के अंदर, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इश्यूज पैदा हुए जब वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए अपने ऑर्डर्स को, या फिर अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाए। और ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके बिजनेसमैन के लिए आसानियां हम पैदा करें, इंडस्ट्री के लोगों के लिए आसानियां पैदा हों, चाहे वो हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें या फिर एसएमई सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। आसानियां हों, अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए और चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, ना कि मुश्किल से मुश्किल बना दी जाए। आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स आपको पता है कि बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्री है फैसलाबाद की, वो बेस करती है अपना खुद इलेक्ट्रिक जनरेट करने पर, लेकिन जो हाल ही में हमने देखा है हमारे अपने घरों के अंदर भी हमें गैस शॉर्टेज देखने को मिलती है, और स्पेशली कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं उनमें भी यही हो रहा है। हमारे घरों के अंदर तो शायद किसी ना किसी तरह से हम गुजारा कर लेते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन स्पेशली इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मतलब है। जो लोड शेडिंग हाल ही में फैसलाबाद में आपने देखी, वो भी इसी वजह से थी क्योंकि ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को शॉर्टेज का इशू सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी अगर आप इस पर कमेंट करें, कितना जरूरी है स्पेशली कि ये जो शॉर्टेज है, अनसर्टेनिटी की बात की शराज आपने, और बिल्कुल सही कहा कि एक बिजनेसमैन के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। कभी गैस कम हो जाती है, कभी हमारी जो है प्राइसेस ज्यादा हो जाती है। आखिर ये मसाइल कब हल होंगे? देखिए, जो कैप्टिव है वो गवर्नमेंट का $6.5 में हमारा प्राइस तय था, तो लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जो उसने इंडस्ट्री कनेक्शन करना है वो $6.5 ही चलेगा, और उसका $6.5 होगा, जिसने कैप्टिव इस्तेमाल करना है वो $9 पे जाए। जब हम $9 गवर्नमेंट के साथ हमारा हो गया कि $9 पे हम देंगे, लेकिन इमीडिएट गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले तकरीबन लास्ट वीक इमीडिएट एक्शन आया, इमीडिएट आया कि डिसकंटिन्यू कर दें इसको, जो 9 सेंट पे कैप्टिव। अब काफ़ी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड है, नॉन एक्सपोर्ट पे भी रिलेटेड है, सब इंडस्ट्री जितनी है, सब इंडस्ट्री की, वो उस वजह से इमीडिएट उनकी बंद कर गए कनेक्शन जो कैप्टिव के थे। तो उसकी वजह से सारा लोड जो है ना, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप वापडा इस्तेमाल करें। वापडा हम गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास जो बिजली है वो वाफर बन रही है, और जब सारा लोड पड़ा तो वो ट्रिपिंग कर गया, लोड ही ट्रिपिंग कर गया। हर फैक्ट्री में 8 घंटे 10 घंटे उसकी मतलब कंटिन्यू डिसकंटिन्यू आ रही बिजली चलेगी। जब वो डिसकंटिन्यू होती है उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है इंडस्ट्री को, तो उसकी वजह से उनका कपड़ा ख़राब हो जाता है, इंडस्ट्री का सारा हो जाता है। उसकी वजह से ये हुआ कि फ्राइडे वाले दिन काफ़ी फैक्ट्री वालों के कॉल्स आई कि अब हम क्या करें। तो हमने फिर फेस्को से भी बात की, वो कह रहे हम देख रहे हैं इसका क्या मसला प्रॉब्लम हल हो सकता है।
उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हर फैक्ट्री ने 3 दिन के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर दी कि पता नहीं हम कल चलाएं, कल बिजली आए ना आए। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप कई लोग जो है वो उसको मिस यूज़ भी करते हैं कनेक्शंस को, कि इंडस्ट्री का कनेक्शन वो कैप्टिव में लगा देते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कैप्टिव का है तो कैप्टिव में इस्तेमाल करें। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आज प्रॉमिस किया था कि हम इसको रिस्टोर कर देंगे, और प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि इसको रिस्टोर करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स बिजली जनरेट कर रहे थे गैस इस्तेमाल करके, तो अब वो उधर से बिजली जनरेट नहीं कर रहे, तो जो बिजली वहां से पैदा हो रही थी और इस्तेमाल हो रही थी वो अब कहीं और से यूज करेंगे या अल्टरनेट फ्यूल से उसको बिजली बनाई जाएगी। तो आपको लगता है कि इससे बिजली महंगी होने का भी खदशा आएगा? जी, वो ज़ाहिर बात है कि देखिए हमें बिजली जो है 9 सेंट में मिल रही है, तो जब ये दूसरी रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएगी वो 24 रुपए का यूनिट पड़ेगा। उसकी वजह से सबसे मुश्किल अब मसला बताऊं, जो कैप्टिव जितने कैप्टिव जो है ना स्पिनिंग मिल्स जितनी है जो यान बनाती हैं 80% यही यूज कर रही हैं, वो भी 2 दिन से बंद पड़ी हुई हैं। और जब वो ऑब्वियसली अगर वो उसको वापडा पे यूज करेंगे तो वो 24 रुपए का यूनिट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अब मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यान जो है अंडर कंट्रोल फिर हो जाएगा, फिर वो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर मतलब मुश्किलात ये वर्ल्ड वाइड है, ये नहीं कि पाकिस्तान में, लेकिन कोई ऐसी सॉर्ट आउट भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको हैंडल कर सकती है, हैंडल करके एक जगह उसको फिक्स कर दे कि इसको इस रेट पे लेके जाना है, जब भले जिस रेट में भी करना है, जो भी करना है वो बैठ के स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे उस हर मसले का हल तलाश करने की जब जरूरत होती है, जब बैठेंगे सारे। इसमें मैं नो डाउट आई अप्रिशिएट टू कॉमर्स मिनिस्ट्री रजाक दाऊद साहब कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम उनको राब्ता करते हैं, इमीडिएट वो उसका हमें आंसर देते हैं, वो अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी कमिंग डेज, कि ये बड़ी उम्मीद है कि वो हमें कॉल करेंगे और टेक्सटाइल पॉलिसी के मतलब हम बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स उनसे डिस्कस करेंगे कि इसका सॉर्ट आउट निकाल के इसको पे जो वर्किंग है वो वर्किंग करके इसको हल किया जाए। बिल्कुल शिराज, एक तरफ तो हमने प्राइसेस बढ़ने का जो खदशा है उसके वाले से बात की और आपने बड़ा सही मेंशन किया कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो आवाम पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन वापडा के ऊपर अगर लोड इसी तरह से बढ़ता रहता है तो वो भी तो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपने देखा कि इस वक्त वापडा की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें सुनने में आ रहा है और अमली तौर पर प्रेगमेटिकली इसका एक हमें सेशन नजर भी आया कि 1 महीने के अंदर 4 रुपए 4.5 रुपए गालिबन बिजली की कीमत में इजाफा फी यूनिट किया गया है और ये सुनने में आ रहा है कि यह हर माह होगा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। अब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगर आप देखें तो एक तरफ तो जो डोमेस्टिक सार्फिन है वो बहुत परेशान है कि कई लोगों का, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपना बिल दिखा रहे हैं कि हमारा जी 40,000 रुपए का बिल आया सर्दियों में बिजली का। अच्छा, जब वो गौर से देखा और पता किया, उनके सब डिवीजन में पता किया गया, एसडीओ से राब्ता किया गया, एक्सीएन से राब्ता किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इनके लगे हैं ना, ये लगे हैं पिछले जून जुलाई के। अच्छा, इनके जून जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग के आए हैं, तो वो उस दौर में जो बिजली इस्तेमाल की थी वो इनको उस वक्त बिजली का बिल कम आया होगा कंपैरेटिवली। अच्छा, तो वो चार्जेस अब लग के आए हैं। तो ये मिक्सअप जो किया जा रहा है ना, ये एक जो इससे पहले स्केलिंग वाला सिस्टम था एक, कि आप एक सर्टेन स्केल को क्रॉस करते हैं आपका बिजली का बिल उतना बढ़ जाता है, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर था बजाय इसके कि आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में। अच्छा, इससे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खास तौर पर जो एसएमई सेक्टर था उनके लिए एक वजीर आजम रिलीफ बिजली के बिलों में आता था, फिर वो भी खत्म कर दिया गया, वो एक अच्छा खासा रिलीफ था जिससे इंडस्ट्री जो है फायदा उठा रही थी, अब वो भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद आपका ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा कब का खत्म हो चुका है, उसके अभी तक चार्जेस जो हैं वो बिजली के बिलों में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फ्यूल एडजस्टमेंट हो गया, ईरान गैस पाइपलाइन उसका सरचार्ज हो गया, 2-4 सरचार्ज वो भी लग जाते हैं, कोई टैक्स समझ ना आए उसको फर्दर टैक्स लिख दिया जाता है कि मजीद टैक्स। अब वो इतने सारे टैक्सेस के अंदर जब घिरे होंगे ताजिर, तो वो अपने कारोबार के ऊपर, अपने बिजनेस पे कैसे फोकस कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ चीजें अपने कंधों पर ले लेनी चाहिए। देखें, हम कई बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर नुकसानात उठा रही है गवर्नमेंट को इस जगह पर नुकसान हो गया, गवर्नमेंट को इस जगह नुकसान हो गया। ये जो नुकसान उठाएगी नुकसान होगा नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर अगर देखा जाए, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी देती है तो ये गवर्नमेंट का नुकसान नहीं, ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का फायदा है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा। जितनी आप एक्सपोर्ट करेंगे, जितनी एलसीआं खुलेंगी, उतना ही गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा।
तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री को स्मूथ चलना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए ताकि वो डिलीवर कर सके। इस वक्त आप देखें आपके सैकड़ों मजदूर, नॉट इवन थाउजेंड, इट्स मिलियंस ऑफ लेबर, दे आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि जब कोविड का दौर था उसमें हमने देखा था कि उन लोगों ने अपनी जो लेबर थी वो हाफ कर दी थी या शिफ्टिंग पे लगे थे, अल्टरनेट शिफ्टिंग पे लगे थे कि वो दिन में कर रहे हैं तो रात वाली लेबर नहीं काम कर रही है, शाम वाली शिफ्ट नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से मजदूर कितना परेशान हुआ था। तो ये देखना चाहिए कि इससे ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा है, इसमें लेबर का भी फायदा है, लेबर को बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी ना सिर्फ नौकरियां जनरेट होंगी बल्कि इसके साथ साथ मजदूर का चूल्हा भी चलेगा, उसके साथ पूरी उसकी फैमिली कनेक्टेड होती है। इफ देयर आर 2 लाख और 3 लाख लेबर इन द फैसलाबाद, अगर वो 3 लाख लेबर फैसलाबाद से, 3 लाख लेबर लोग नहीं है, वो 3 लाख खानदान है। तो ये हमें देखना चाहिए, अगर ये लोग खुश होंगे तो वो फैमिलीज भी खुश होंगी। तो हमें मेरे ख्याल में सबसे पहले तो गवर्नमेंट को टेक्सटाइल पॉलिसी जो है फौरी तौर पर देनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टेनिटी होगी तो ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो तरक्की कर पाएगा। उसको पता होगा कि आज से 6 महीने बाद भी प्राइसेज यही हैं मेरे लिए प्राइसेस कॉटन की, यार्न की, बिजली की चेंज नहीं होनी। अब इनको नहीं पता कि जून जुलाई अगस्त में क्या प्राइसेस होंगी, क्या बिजली के रेट इससे ज्यादा होंगे, कम होंगे, खुदा ना खासा ज्यादा हो, लेकिन कुछ पता नहीं है। और अगर इनके पास कुछ ऑर्डर्स आए थे वो भी 6 महीने बाद के होते हैं, क्या प्राइसेस देंगे, इनको पता ही नहीं होगा क्या प्राइसेस दूं मैं, मुझे अंदाजा नहीं है, क्या पता बिजली के रेट ज्यादा हो जाए तो मुझे बजाय फायदा होने के नुकसान उठाना पड़े। अब वो शिपमेंट की अगर आपने कमिटमेंट ले ली वो तो आपने करनी है, चाहे आपको नुकसान में करनी पड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रीज को फौरी तौर पर जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी दी जाए। फैसलाबाद के लिए टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है, वो दिया जाए। इमरान भाई इस बात को बताएंगे। इमरान भाई, आपकी हेम टेक्सटाइल होने जा रहा है जर्मनी में? हेम टेक्सटाइल जनवरी में हो रहा था, हमें बड़ी थी होप थी कि हम जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर की, जो कि 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 ईयर्स कि ट्रैवलिंग नहीं कर सके कि हम जाएंगे, कस्टमर आएगा, प्लानिंग करेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हाँ ऐसे ही। अरे नहीं वो फिर जर्मनी में केसेस बहुत ज़्यादा आ गए तो उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। अब वो जून में होने जा रहा है, मे बी वो भी 50-50 चांसेस है, क्योंकि उन्होंने सर्वे मांगा कि जून में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने उनको यही कहा कि अगर आप जून में करेंगे तो देन जनवरी में भी तो इमीडिएट 6 मंथ तो नहीं हो सकता। अब वो भी मुझे 50-50 नजर, भी इन मार्च में वो पता लगेगा कि इसका क्या बनेगा, कि हम टेक्सटाइल होगा कि नहीं होगा। मेरा वही क्वेश्चन दोबारा फिर उसी तरफ दोबारा यही है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कि ये 2-3 जो पॉइंट है ना एक्सपोर्ट के मतलब है, यही होते हैं हमारी वर्किंग में। अच्छा, डॉलर प्राइसेस के हवाले से बात करें, बड़ी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है और ज्यादातर ऊपर की तरफ को ही ग्राफ जाता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से हम लोगों ने राइज देखा है प्राइसेस के अंदर, वो शायद ही हमने कभी हिस्ट्री में देखा। और दिन ब दिन जैसे ही आप रेट देखते हैं तो दिल की धड़कन हमारी रुक जाती है। तो मुझे नहीं पता एक्सपोर्टर्स के लिए क्या सूरत हाल होते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। कॉटन प्राइसेस के हवाले से बात की, टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से बात की, स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से और टैक्स रिफंड्स में किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जाती है उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले मैं डॉलर प्राइसेस के हवाले से बात कर रही थी कि कहाँ पर दिल धड़कन जो है हमारी रुक जाती है। तो ताजरों का क्या हाल होता होगा, एक्सपोर्टर्स का क्या हाल होता होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो पूछ ही लेते हैं कि आखिर क्या इम्पैक्ट होता है और क्या कहना चाहेंगे डॉलर प्राइसेस के हवाले से। जब आप किसी से हम मिलते हैं तो कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया, एक्सपोर्टर को बहुत फायदा हो गया। उनको ये नहीं पता कि जब डॉलर बढ़ता है तो हर प्रोडक्ट जो है उस हिसाब से बढ़ जाता है। बिल्कुल जी ऐसे। अब ये देखिए कि दुनिया में अब पेट्रोल जो है रेट कम हो रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं 20% तकरीबन रेट कम हो चुके हैं। जैसे आप फाइबर ले लें, केमिकल्स प्रोडक्ट्स ले लें, काफ़ी प्रोडक्ट्स के रेट कम हो चुके हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान में प्राइसेस वही है। यही हमारे मुल्क का एक डिलेमा है कि जब चीज़ बढ़ती है तो एकदम बढ़ती है, जब नीचे आ जाती है वो नीचे नहीं आ रही।
अब आप देखें ना, जैसे फाइबर है, जो मेन यूज होता है फाइबर, यान में यूज होता है, डाइनियर यूज होता है। अब 3 हफ्ते हो गए उसको स्टेबल लिखी जा रहे हैं, जो प्राइस है 212 वो स्टेबल। स्टेबल व्हाट इज मीन कि जब प्राइस नीचे करना ही नहीं है, प्राइस नीचे नहीं आती। हर एक का यही है कि डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें गवर्नमेंट को यही होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जितना रेमिटेंस बाहर से आएगा, देखिए एक्सपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी है। अब देखिए हमारे, अगर हम 3 बिलियन की भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है, ये 36 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। 30 बिलियन आपका रेमिटेंस आ रही है जो हमारे पाकिस्तानी भाई भेज रहे हैं, लेकिन 30 बिलियन अगर जो इंपोर्ट है, 8 बिलियन की एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है आपकी, 96 बिलियन की आपकी इंपोर्ट बन रही है। 30 बिलियन यूएस डॉलर का नेक्स्ट ईयर में अगर ट्रेड डेफिसिट होगा तो डॉलर तो वहाँ जो है उसके लिए तो बढ़ना ही बढ़ना है। गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो इंपोर्ट चीज़ें हो रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत जो खासकर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप देखें हर खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, इधर गवर्नमेंट क्यों नहीं उस चीज़ को कर रहे? हम फार्मर हमारे पास है, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन हर 80% जो है ना वो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रही हैं। अब हमारे एक्सपोर्ट में भी यही मसला है कि हमारी एक्सपोर्ट में जितनी प्रोडक्ट्स है 80% इंपोर्ट है। हम टोटल 80% इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले उस पर डॉलर जाया कर रहे हैं। $1 की चीज पे 80 को दोबारा सेट करके वापस भेजते हैं। हाँ जी, $1 की चीज फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट करनी, 80 सेंट की चीज तो आपने इंपोर्ट कर ली, तो 20 सेंट उसको रीवैल्यू करके, प्रिंटिंग करके, उसका सारा कुछ बना के, यान बना के उसको एक्सपोर्ट कर दिया, 20 सेंट मिल गए, मतलब उसको आपने $1.10 में आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वैल्यू एडिड की तरफ हमें आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मशीनरी पाकिस्तान में माशाल्लाह इंपोर्ट हुई है, और ये मशीनरी चलाने के लिए ये हमें बड़ा अच्छा एज है। इसकी वजह से 1 to be अबाउट मेरे हिसाब से 2 मिलियन जो है ना जॉब क्रिएट होने जा रही है। और लेकिन उसमें अब देखें, हमने जॉब्स तो क्रिएट हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाए। अब उसमें मसला है कि हम R&D में पाकिस्तान बहुत पीछे है, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है जो आने वाले वक्तों की ज़रूरत है। तो अभी हमें बहुत काम करना है इस पे। एक्सपोर्ट के हम खुश हो रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ये मैंने कहा कि अल्लाह ताला का कुछ, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पे एक करम किया कि 2 साल पहले वो कंट्रीज बंद होने की वजह से सारा ऑर्डर पाकिस्तान में आ गया। अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट बैठ के 5 साल की पॉलिसी दे दे कि हमने ये 5 साल में आपका करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये 5 साल के बाद देख रहे हैं कि 40 बिलियन पे टेक्सटाइल जाएगी, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है हम 50 बिलियन पे जा सकते हैं। लेकिन इसका मकसद यही कि हमें पॉलिसीज जो है ना उसको मजबूत करना है, जो पॉलिसीज मजबूत नहीं है। हाँ, अब इसमें जो गवर्नमेंट का एक अच्छा, जो हमारे लिए सबसे अच्छा गवर्नमेंट ने किया कि आज से 3 साल पहले या 2 साल या 5 साल पीछे चले जाए, तो जैसे अभी GST लग गया, अब लग गया, ठीक है, IMF की जरूरत है, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें 5-5 साल 3-3 साल रिफंड नहीं आते थे। अब ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक किया है कि हम इधर से हम GD फाइल करने के बाद फॉर्म H साइन करते हैं, RPO बनता है, हमें 48 आवर्स या 72 आवर्स में हमारे पैसे आ जाते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, खासकर SME सेक्टर पे, कि 17% हम सेल टैक्स दें, 12% हम वापस लें, 5% हमारा डेफर हो रहा है। जो SME सेक्टर है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसने तो सुई से ले गए आखिरी पैकिंग की प्रोडक्ट लेबल तक वो सारा GST पे करके ले रहा है। जो कई इन हाउस कॉम्पैक्ट यूनिट है उनकी तो इनपुट आउटपुट डाल के वो अगर 70% पे करते वो तकरीबन उतना ले लेते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो थ्रेश होल्ड है एटलीस्ट 15% कर दे इमीडिएट, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी ज़रूर 15% किया है, 12% वो कहते हैं कि उसी वक्त ले ले, 3% डेफर कर देते हैं। वो भी आज 6 महीने हो गए फाइलें जमा हो रही हैं, वो भी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। और ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अब जो SME सेक्टर के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब वो वक्त को धक्का दे रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट ने हम ये नहीं कहते कि सेल टैक्स 0 रेटेड कर दे, नहीं हो सकता, चले नहीं हो सकता, लेकिन हमें 15% तो हमें वापस कर देना। तो SME पॉलिसी भी तो आपके लिए दी गई है, तो उस पर कितने सेटिस्फाइड हैं? SME पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी ये इंसेंटिव है कि 10 मिलियन रुपीज विदाउट कलेक्टर पर्सनल गारंटी पे गवर्नमेंट देगी। अब वो 10 मिलियन जो पाक रुपीज मिलने हैं वो बैंकों से मिलने हैं। अब बैंकों से है कि जो बैंक कितने वो पैसे देते हैं, उसके कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। आपको पता है बैंकों से जब लेने जाए लोन तो क्या कुछ चाहिए। उसमें भी पिछले SME क्लिनिक था, मैं उधर स्टेट बैंक ने किया था, उस पर सारा मैंने उनको प्रॉब्लम्स बताई कि आपने SME सेक्टर को दे दिया 10 बिलियन,
10 मिलियन रुपीस दे दिया। ये खासकर अगर एक्सपोर्टर यूज करें उसके लिए तो ये एक कंटेनर भी नहीं बन रहा, उसको कम से कम 20 मिलियन इन्हांस करें, उसको 20 मिलियन ये एसएमई सेक्टर को करें। और दूसरा हमने उनको कहा कि जो बेफ्रिकेशन है वो 800 मिलियन की हुई है, जब आज से 10 साल पहले 58 रुपए का डॉलर था, अब 180 को टच कर रहा है, तो उसको भी 1.5 बिलियन रुपीस में लेके जाएं कि 80 बिलियन 800 मिलियन का मीन 80 करोड़ में एसएमई जो है ना वो फॉल कर उसकी किताबों में कर रहा है। लेकिन अगर ये 1.5 बिलियन में ले जाएंगे तो काफ़ी लोग इसका जो आपने 10 मिलियन का भी किया ना विदाउट कोलैटरल, काफ़ी लोग यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन उसमें भी उन्होंने ये कर दिया है कि अगर किसी ने लोन लेना है वो 200 मिलियन से ज़्यादा किसी ने क्रेडिट या बैंक की लाइबिलिटीज़ है वो नहीं ले सकता। वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको भी जो है ना नील एंड वाइट करे कि जो मर्जी इसने बैंक से लोन लिया हो ना लिया हो, लेकिन उसको अगर वो उसमें अभी जो पॉलिसी 800 मिलियन में इसकी एक्सपोर्ट है वो फॉल करता है तो वो ले सकता है। क्या कोई प्रॉपर्टी भी आपको दिखानी पड़ती है कि जी हमारे नाम ये प्रॉपर्टी है? नहीं, अब नहीं है, अब विदाउट कोलैटर है। अब जो 10 मिलियन एसएमई के लिए किया है सर, ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि इसमें ये नहीं कि खाली एक्सपोर्टर ले, सारा जो भी बंदा है, जो कोई दुकानदार है, किसी का छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, एम्ब्रॉयडरीज वाले हैं, टाइल्स वाले, हर बंदा उस पर ले सकता है। एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस है आप ले सकते हो। बहुत अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स अच्छी बातों की तरफ भी थोड़ा सा मैंने कहा शराज आ जाते हैं, बिकॉज बहुत तरफ जो है पॉजिटिव चीजें भी हमें होती हुई नजर आ रही है। फेडबैक की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट की ग्रोथ के हवाले से भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या सूरत है। देखिए फैसलाबाद के हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि पॉजिटिव थोड़ी सी बात कर लें, मैंने कहा एंड पे ना हमेशा थोड़ी सी पॉजिटिव बात करनी चाहिए। वी हैव टू लीव द ऑडियंस विद अ पॉजिटिव थिंग। तो पॉजिटिव चीज ये है कि फेडमिक जो इस वक्त फैसलाबाद में ग्रो कर रहा है, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ग्रो कर रहा है, ये दोनों इंडस्ट्रियल जोन ऐसे हैं कि जो गेम चेंजर वाकई में होंगे। अगर आप एज लॉन्ग एज द सी पैक इज कंसर्न, एज लॉन्ग एज द इकोनॉमी, द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज कंसर्न, तो फैसलाबाद के लिए ये दोनों जो जोन्स हैं ये एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतने बड़े बड़े प्लांट्स इस वक्त लग चुके हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि हम आज से 20 साल पहले ऑलमोस्ट अ डिकेड अगो सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर गाड़ियां बनेंगी। अगर आप गूगल करेंगे कि ये फलाह कंपनी की गाड़ी कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है और वो गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है फैसलाबाद के अंदर, तो दैट इज ए ऑनर फॉर फैसलाबाद। जो प्राइम मिनिस्टर ने इसका विजन सोचा था उस मुताबिक चल रहा है ये। तो लेकिन उम्मीद है कि ये जिस तरह से प्लान आउट किया है ये उस तरह से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त फेडमिक में बिजली और गैस के थोड़े से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट होने के बाद वो भी मुमकिन तौर पर हल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग तब ही बनेंगे जब आप इसके ऊपर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आपके चाइनीज इन्वेस्टर्स यहां पर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, दुनिया की, मैं पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया की तीसरी बड़ी डायपर्स बनाने वाली कंपनी जो है उसने यहां पर इन्वेस्ट किया फैसलाबाद के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा चांस है हमारे लिए कि हम इस फेडमिक को, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी इससे फायदा उठा सके, हमें जॉब क्रिएशन में भी फायदा हो और इसके साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी जो है बूस्टअप करे। ये बहुत बड़ा चांस है। अगर हमने इसको मिस कर दिया वी विल मिस एवरीथिंग। मेरे ख्याल में इसको हमें कैश करना चाहिए। बिल्कुल। एक्सपोर्ट की ग्रोथ के हवाले से भी बात कर रहे थे, कहाँ तक चीजें बेहतर नजर आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की भी हैं जहां पर ऑफ कोर्स चीजों को बेहतर किया जा सकता है। मैं चाहती थी हम जरूर बात करते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ के हवाले से, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है तो हम उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा रहा आज का डिस्कशन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बड़े ही एक्सपर्टीज के साथ आपने नेगेटिव एंड some positive aspects of our local industry के हवाले से हमने बात की, जो कि of course is going global at this point in time। उम्मीद हमारी हमेशा यही होगी, दुआ भी यही होगी कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री इसी तरह से तरक्की करती रहे, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की इंप्रूव होती रहे, और जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियां जो हैं, आवाम के लिए जो आसानियां हैं वो हमें नजर आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आप दोनों को। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।